हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट संख्या 27 है। इससे पहले 26 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। देखिए, सेट लगाने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि करंट का भी इसमें क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद जब भी आप पूरा सेट देख के जाइएगा तो हम गारंटी देते हैं कि कुछ ना कुछ आप सीख के ही यहाँ से जाइएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन का भी डिस्कशन हम कर देते हैं और एक क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता था वो भी बता देते हैं। तो आपको कैसा लगता है ये वीडियो? पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को सूचना कितना दिन पहले दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। उसके बाद महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है। और महाभियोग राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है तो किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब है कि आप लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। किसी भी सदन में महाभियोग चल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत सारे लड़के का कमेंट आया हुआ था कि सर ऑप्शन मत बताइए, 4 ऑप्शन मत पढ़िए, आंसर पढ़िए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। तो कोशिश करेंगे वही करने का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें ऑप्शन भी पढ़ना पड़ता है, ताकि कुछ ऑप्शन सही है एक गलत है तो उसमें ऑप्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 वर्ष। 10 वर्ष जो है एडवोकेट रहना चाहिए। उसके बाद यदि न्यायाधीश है तो न्यायाधीश 5 वर्ष होना चाहिए, तो ही आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। बात करें न्यायाधीश जो है 5 वर्ष। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है आर्टिकल 124 में किया गया है। हाई कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 214 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं भारत का, तो उनका शर्त जो निर्धारित करता है तो कौन निकाय करता है? ऑप्शन देख लीजिए, चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। और ये आर्टिकल जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो संसद शर्तें निर्धारित करता है, ये आर्टिकल 11 में दिया गया है। भाग 2 में जानते हैं आप लोग नागरिकता दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक में जो है नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। स्थिति क्या होता है कि आर्टिकल 116 में कहा गया है कि विनियोग विधेयक पारित नहीं होने पर जो है लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को एक निश्चित समय के लिए संचित निधि से पैसा निकाल के कार्य करने के लिए अनुमति देता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के भाग और विषय का सही मिलान करें। इधर भाग है, इधर विषय है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाग 4 में आपको दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया है। भाग 8 में आपको दिया है संघ राज्य क्षेत्र। उसके भाग 17 में आपको दिया हुआ है राजभाषा। उसके भाग 18 में आपको आपात उपबंध दिया गया है जो 352 से 360 की आर्टिकल के बीच में है, जो राष्ट्रपति को 3 आपातकाल उपबंध जो करवाता है। तो भाग 18 में ये उपबंध है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, जैसे वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट जारी करता है, उसके बाद राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू जो है लोकसभा में या संसद की किसी भी सदन में समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये आर्टिकल 281 है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? अर्हताएं मतलब होता है कि योग्यताएं, कौन सा योग्यताएं शामिल नहीं है? तो पहले जान लीजिए राष्ट्रपति की पद की योग्यता के बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 58 में किया गया है।
उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कौन सा योग्यता या अर्हताएं शामिल नहीं है। तो पहले नहीं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, कम से कम 100 अनुमोदक होना चाहिए। ये गलत है। कम से कम जो है अनुमोदक की संख्या 50 होना चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद सही देख लेते हैं। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के बारे में योग्यताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था उस टाइम कांग्रेस को जो है कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो उस टाइम जो कांग्रेस को 208 सीटें मिला था। ये संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त के आसपास 1946 ईस्वी में हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में, जिसमें मुस्लिम लीग को जो है 73 सीट मिला हुआ था और अन्य को 15 सीट मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो शहरी स्थानीय शासक को जो है, जैसे नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शहरी स्थानीय शासक को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बात करें 74वां संविधान संशोधन, ये 1992 ईस्वी में हुआ था। पहले इसे भाग 9 क में जोड़ा गया था, फिर नई अनुसूची बना के ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। देखिए 2/3 होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 नहीं 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, यह राज्यसभा का चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए राज्यसभा का चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष रूप क्या हुआ, सीधे जनता के द्वारा चुना गया। ऐसे नहीं तो जनता जिसको चुनता है और जो चुनता है, जनता जिसको चुनता है वो किसी और को चुन के राज्यसभा में भेजता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये सही है। बाकी ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। टोटल पुराणों की संख्या 18 है और मत्स्य पुराण जो है अद्र सातवाहन वंश से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसमें भारतीय समाज को जो है 7 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें 7 भाग में था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 भाग में विभाजित किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो सम्राट के बाद जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो है ये प्रधान काजी होता था। यदि प्रधान काजी यदि एब्सेंट रहे तो प्रधान मुफ्ती होता था। सबसे पहले सबसे बड़ा होता था सम्राट। सम्राट के बाद जो इसका स्थान होता था प्रधान काजी। प्रधान काजी यदि नहीं है तो उसके स्थान पर प्रधान मुफ्ती होता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू है, मदन मोहन मालवीय है, महात्मा गांधी है, मोहम्मद अली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बात करें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका शुरुआत करने वाला मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। उसके बाद इसे जो है अली बंधु भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब क्यों हुई थी। तो तुर्की के जो खलीफा थे उसका शासन के पद को समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों ने। इसी के विरोध में जो है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक ने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि जो है जमोहन शाह ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी। तो जमोहन शाह इससे रिलेटेड है क्योंकि राजा रणजीत सिंह जब जा रहे थे यहाँ से तो देखिए जमोहन शाह ने 1798 ईस्वी में
पंजाब पे आक्रमण किया था। पंजाब के आक्रमण करने के बाद जो है यहाँ से लौट रहे थे तो चिनाब नदी में जमन शाह का कुछ तोपे गिर गया था। तो उस गिरा हुआ तोपे को जो है इसे निकाल के राजा रणजीत सिंह ने फिर से जमन शाह को भेज दिया था। तो जमन शाह ने खुश होकर राजा रणजीत सिंह को कुछ क्षेत्र दिया था, उसके बाद इसको वहाँ का राजा बना दिया गया था। ये कहानी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो वह सुल्तान कौन सा जो खलीफा के पद को, खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बात करें कि जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है किस पुस्तक में? तो ये सुत्त पिटक में है, सुत्त पिटक में। बात करें भगवान गौतम बुद्ध की जन्म के, इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। और उसके बाद इसको गौतम बुद्ध को जो है एशिया ऑफ लाइट भी कहा जाता है और बुद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इधर वंश है, इधर संस्थापक है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सबसे पहले सही देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, वारिद शाही जो है अमीर अली बरीद ने इसका संस्थापक, वारिद शाही वंश का जो संस्थापक थे अमीर अली बरीद जो थे 1526 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। बात करें आदिल शाही, इसका दिया है कुली कुतुब शाह, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, और इसका स्थापना 1489 ईस्वी में किया गया था। बात करें कुतुब शाही का, इसका स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था 1512 ईस्वी में। और इमाद शाही का स्थापना जो है यहाँ दिया हुआ यूसुफ आदिल शाह, ये स्थापना नहीं किया था बल्कि फतेह उल्लाह मोहम्मद ने इसका स्थापना किया था। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, जो 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक हसन गंगू था, जिनकी राजधानी गुलबर्ग थी। इनका राजभाषा जो है मराठी थी। बहमनी साम्राज्य का राजभाषा मराठी थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वर्नाकुला प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी। बात करें इसका स्थापना का, तो सुशील कुमार घोष ने इसकी स्थापना किया था। बात करें वर्नाकुला प्रेस एक्ट, देखिए बात करें वर्नाकुला प्रेस एक्ट जो लाया था, ये एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था और लिटन के समय में लाया गया था। उसके बाद वर्नाकुला प्रेस एक्ट जो समाप्त हुआ था 1882 ईस्वी में रिपन के समय में समाप्त हुआ था। ये था क्या कि जो सरकार के विरोध में जो भी बंगाली जो भी अखबार या कोई भी था, उनके विरोध में कुछ भी लिखा जाता था तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। उसके बाद उनको जो है कुछ ना कुछ धनराशि सरकार को देनी होती थी। इसी कारण वर्नाकुला प्रेस एक्ट लाया गया था। सरकार के विरोध में आप नहीं लिख सकते हैं। बहुत से पत्रकार जो है जो स्थानीय भाषा छोड़ के अंग्रेजी भाषा में चले गए, जिसमें से अमृत बाजार पत्रिका भी थी। उसके बाद वो सरकार के सपोर्ट में उनकी नीतियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, साइमन कमीशन का भारत का आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। बात करें डेट का, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है बम्बई पहुंचा था। इसका गठन जो ब्रिटेन संसद के द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। 7 जो है ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत की, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर आप लोग काफ़ी प्रसिद्ध है। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। बात करें राजस्थान का और प्रमुख लोक नृत्य का, पनिहारी, नेजा जो है ये राजस्थान का ही लोक नृत्य है। बात करें गुजरात का गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, ये सब जो है गुजरात का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का बात करें, लवनी, नकथ, कोली, गोरीचा, ये जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बात करें छत्तीसगढ़ का, तो पंडवानी, कर्मा, डगला, ये सब जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है प्रसिद्ध। अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है। बात करें हॉकी से जो ट्रॉफी होता है, आगा खान कप, बीटन कप, टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया कप, ये सब जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। उसके बाद पोलो से जो है एजार कप, पृथ्वी पाल कप, राधा कप, क्लासिक कप, ये सब जो है पोलो से संबंधित है। बात करें गोल्फ से जो है बाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप जो है संबंधित है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। डेट यदि याद रखिएगा तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। बात करें डीआरडीओ की स्थापना का, तो इसका स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। अभी इसरो के अध्यक्ष जो है श्री एस सोमनाथ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अभी टोटल 56 है। बात करें राष्ट्रमंडल देश कौन सा क्या होता है, तो इस पे जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देश है, जो कभी न कभी ब्रिटेन या इंग्लैंड उस पर राज किया हो, उसी को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में जो है 2 देश इसमें शामिल हुए थे, जिनका नाम है गेबोन और टोगो। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो सबसे चौड़ी जल संधि जो है निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस। ठीक है, डेविस जो है सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे चौड़ा पूछा जाता है तो खोन जल संधि सबसे चौड़ा है, जो लाओस में है। ठीक है, उसके बाद टटरा जो है सबसे विशाल जल संधि है। उसके बाद टीटीकाका जो है सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है जल संधि है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? तो मिस्र देश का जो है संसद का क्या नाम है? तो इनका संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। याद रखिएगा, पीपुल्स असेंबली जो है मिस्र के संसद का नाम है। बात करें नेशनल असेंबली का, ये फ्रांस के संसद का नाम है। उसके बाद पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन के संसद का नाम है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये चीन के संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? तो परितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव जो है अपघटक जीव कहलाते हैं? तो ये सभी जो है अपघटक जीव कहलाते हैं। सभी कौन कौन सा है? कवक है, जीवाणु है, गोल कृमि है। तो ये सभी जो है परितंत्र में अपघटक जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है तो ये केरल से संबंधित है। बात करें यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया था 1984 ईस्वी में। साइलेंट वैली को जो है नेशनल पार्क का घोषित किया गया था 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को जो है 2003 में इसे स्थापित किया गया था। बात करें इसकी मुख्यालय की, ये चेन्नई में इसकी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आइए 33 देखते हैं। देखिए, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पद के अनुसार कौन सा क्रम है? तो भारत की जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो ये कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो ये 15वें राष्ट्रपति बनी है। ये पहली आदिवासी है जो राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल थी, जो झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, अब इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो नए प्रमुख जो है वोल्कर टर्क बने हैं, वोल्कर टर्क। बात करें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना का, ये 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 150वां था। बात करें पहला स्थान पे, तो पहला स्थान पे नॉर्वे देश था। उसके बाद यह रिपोर्ट जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी करता है। बात करें प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, ये प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन जो है ये कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक के एक स्थान बेलगाम में किया गया था। बात करें ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में होने वाला थल सेना अभ्यास है। 2022 में इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक के एक स्थान है बेलगाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अब देखिए, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो कुल कितनी महिलाएं थी जो पद्म पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था? टोटल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। बात करें 2022 में जो टोटल 128 नागरिकों को जो है पद्म पुरस्कार मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है कुंज गल ने जीता था, कुंज गल ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में देखिए यहाँ से आपका जो है करंट का क्वेश्चन शुरू होता है। 15 से 20 क्वेश्चन हम बताए हुए थे, करंट का भी बताएंगे। तो क्वेश्चन करंट का स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ताकि करंट का भी तैयारी आपका होना चाहिए अच्छे ढंग से। थोड़ा बहुत इधर उधर का आवाज़ आ रहा होगा तो आप इसे नेगलेक्ट करके चलिएगा। देखिए, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार जो है रसायन के क्षेत्र में दिया गया था 3 वैज्ञानिकों को 2022 में नोबेल पुरस्कार। तो आप ये याद रखिएगा, ये तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ था। पहला था कैरोलिन बटोर्जी, मार्टिन मेडलस और के शार्पलेस। ये तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP28 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन जो है ये यूएई में किया जाएगा। यूएई में किया जाएगा। बात करें 2022 में COP27 का आयोजन जो है ये मिस्र में किया गया था। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 41 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ग्लोब फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोब फॉर्चून कंपनी जो है 500 में जो है भारतीय कंपनी का जो है नाम है LIC को 98वां स्थान मिला है। बात करें रिलायंस को जो है इसमें 104वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये सब करेंट का क्वेश्चन है। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जो है US ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब जो है ये इगा स्वेतेक ने जीता थी। इगा स्वेतेक ये पोलैंड की खिलाड़ी है। बात करें इसमें पुरुष का जो है US ओपन 2022 में पुरुष का खिताब जो है अल्कराज ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ये 23वां राष्ट्रीय खेल मंडल खेल है। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है USA, मैक्सिको और कनाडा ये 3 देशों में किया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो हिम प्रहरी योजना की शुरुआत जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये हिम प्रहरी योजना था क्या, जो होता है कि पलायन को रोकने के लिए, जो युवा पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं उसको रोकने के लिए और भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिए जो है सीमा के लगे क्षेत्र में जो है इसका व्यवस्था किया गया था। ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया गया है ये हिम प्रहरी योजना। क्वेश्चन नंबर अब 45 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, पहले सही नहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो ये जो है ये दिया हुआ जयंत घोषाल, ये सही नहीं। इसका लेखक जो है सुभाष चंद्र गर्ग है। ठीक है, और बात करें द लास्ट हीरोज, इसका लेखक है P साईनाथ, सही है। इडोमिटेबल, इसका लेखक है अरुंधति भट्टाचार्य, सही है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, इसका लेखक है प्रियम गांधी, ये सही है। सभी सही है। इसका भी बता दें 10 ट्रिलियन ड्रीम, इनका लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में इसका आयोजन रायपुर में किया गया। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसका आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अटल ब्रिज का उद्घाटन जो है ये साबरमती नदी पे किया गया था। बात करें इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई 300 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 14 मीटर इसकी चौड़ाई है, जो गुजरात में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो अटल सुरंग की चौड़ाई पूछा जा रहा है, इसकी चौड़ाई जो है 10.5 मीटर है। 10.5 मीटर। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि ये सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो कुंभ मेला को जो है अमूर्त संस्कृति विरासत में जो है कब शामिल किया गया था? इसका शामिल जो है 2017 में शामिल किया गया था। बात करिए योग को भी जो है अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया था। योग को 2016 में इसे शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कच्चे उत्पादन के उत्पादन में जो भारत का स्थान विश्व में जो है ये स्थान दूसरा है। ठीक है, पहला स्थान पे चीन है और ये जो निकालता है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार जो है कच्चे माल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और चीन का स्थान पहला है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 52
देखिए, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत जो है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया था। ये था क्या कि इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाका में जो है दवाइयों की आपूर्ति होती थी या टीके का आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो है ड्रोन से वहाँ से दवाई और टीका भेजा जाता था। यही था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना में जो है हाल ही में किस पनडुब्बी को जो है सेवा मुक्ति मिला है? तो ये INS सिंधुध्वज है, INS सिंधुध्वज। देखिए, ये आया था कम में 1987 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 35 वर्ष के बाद इसे रिटायर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा? तो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला जो है पूर्णिया है। याद रखिएगा, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए, हाल ही में लीला रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में लीला रे का निधन हो गया था, इनका संबंध जो है साहित्य के क्षेत्र से था। ये मैथिली साहित्यकार थी। 1982 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके मनाने का कारण है कि आदिवासी जो बिरसा मुंडा एक स्वतंत्र सेनानी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उन्हीं के सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? नहीं पूछा जाए, पहले नहीं देख लेते हैं। देखिए, पायकारा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है। पायकारा जलप्रपात जो है तमिलनाडु में स्थित है। बाकी चुलिया, पुनासा, मैनाल ये सभी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो प्रसिद्ध पर्वत जो है कंचनजंगा जो है किस हिमालय का भाग है? ये हिमाद्री हिमालय का भाग है। हिमाद्री हिमालय को ही हम वृहत हिमालय कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक और पर्वत है नंगा पर्वत, कामेट पर्वत भी जो है हिमाद्री हिमालय का ही भाग है। बात करें लघु हिमालय का भाग है शिमला, कुल्लू मनाली जो है लघु हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता? तो भारत का मानक समय रेखा जो है नहीं गुजरता किस राज्य? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड। तो झारखंड से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। बात करें भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय 5 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ जो है भारत का कितने राज्य का सीमा लगता है? तो टोटल 4 राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ लगता है। कौन कौन सा? सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा जो है असम का लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित? तो एंजिल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए, आर्कटिक एवं बोरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो आर्कटिक और बोरिंग सागर को जो है ये बोरिंग जल संधि या बोरिंग जल मरु मध्य जोड़ती है। बात करें डोबर जो है ये डोबर जल मरु मध्य जो है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है। मलस्का जो है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और इसका बोरिंग जो है आर्कटिक एवं बोरिंग सागर को जोड़ती है। एक याद रखिएगा, जिब्राल्टर यह भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, माली की राजधानी है। तो माली की राजधानी जो है बामाको, ठीक है। बात करें माली की मुद्रा का नाम है फ्रैंक है। बात करें हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। अबुजा जो है ये नाइजीरिया की राजधानी है। लोमे जो है टोगो की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। 65 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पे जो है कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है? तो पहले देख लेते हैं। नहीं है तो कोलेरू जो है ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। बात करें नवा सेवा, कांडला और मर्मगोवा जो है ये सब पश्चिमी तट का बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फेरम निम्नलिखित में से किसका लेटिन नाम है? तो फेरम जो है निम्नलिखित में से किसका लेटिन नाम है? तो ये लोहा का है, जिसका सूत्र होता है Fe।
आप याद रख सकते हैं एपी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? ऑप्शन देख लीजिए, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, गाद है, हिमनद है। तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, ये जो है ताजे पानी का स्रोत है। बात करें आर्सेनिक, क्रोमियम और गाद जो है जल प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो बिहार में जो है सबसे अधिक कौन सा रासायनिक का सांद्रण अधिक? ऑप्शन देख लीजिए, नमक है, लवणता है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, देखिए इसमें दिया है कि अम्लीय वर्षा का कारक है। तो अम्लीय वर्षा कौन सा कारक है? ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। तो इसमें हाइड्रोजन का कारक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से की वजह से ही अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये सब अम्लीय वर्षा का कारण है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें ऑक्सिलरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। टर्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी बार हम बताए हुए थे ये। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ये साबुन के निर्माण में किया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो अमोनिया और किसके बीच में जो है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तैयार किया जाता है। बात करें अमोनिया का सूत्र का, इसका सूत्र होता है H2NCONS2। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद यूरिया में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। काफ़ी बार पूछा गया है, सूत्र भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन जब होता है तो कौन सी किरणें नहीं निकलती है? पहले नहीं देख लेते हैं। तो अवरक्त किरणें जो है नहीं निकलती है। बात करें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें जो है नाभिकीय विखंडन के द्वारा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव के शरीर में जो है धीमी वृद्धि होती है? ऑप्शन देख लीजिए, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? देखिए नागफनी का पौधा जो ये उगता है मरुस्थलीय में पाया जाने वाला एक पौधा है। इसमें जो है पौधे का प्रकाश संश्लेषण जो है किस भाग से होता है? तो इसमें तना भाग से होता है, क्योंकि इसमें जो है पत्तियों का जो है अभाव रहता भी है तो बहुत छोटा रहता है, तो तना के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो जीन को जो है व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो ये कोशिका से लिया जाता है, कोशिका से। क्वेश्चन नंबर अब 77 देखते हैं, देखिए रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है। तो रक्त वाहिका में जो है रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या कारण है? क्या कारण है थक्का नहीं बनने का कारण है? ऑप्शन देख लीजिए, सीरम है, प्लाज्मा है, कैल्शियम है, हेपेरिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण जो है यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो शरीर में जो है संचित नहीं किया जा सकता, ये विटामिन सी है, जिसे फ्रेश विटामिन भी कहा जाता है। बात करें जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर में जो है रुधिर के प्लाज्मा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, किसके वजह से होता है? तो ये लिम्फोसाइट की वजह से होता है, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी संधि जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये कपाल में पाई जाती है। ठीक है, तो कपाल में कुल अस्थि की संख्या 8 होता है, और खोपड़ी में कुल अस्थि की संख्या जो है 28 होता है। अब इसे भी ध्यान में रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का समन्वय प्रणाली है? तो मानव शरीर का कौन सा जो है समन्वय प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सिक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, ग्रहणी द्वारा। यह जो है सिक्रेटिन हार्मोन एक प्रकार का पाचक हार्मोन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर अचानक जो गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो इसमें वस्तु और भार के द्रव्यमान भार पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो है न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन सा नहीं है। तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि होता क्या है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है, परिणाम दोनों है, ठीक है। और अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होता है और सिर्फ परिणाम होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, ध्वनि का तरत यानी पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है। तो ध्वनि की पिच और तीक्ष्णता का निर्धारण जो है ये ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ऑप्शन नंबर 1। बात करें, वायु में ध्वनि का चाल जो है 322 मीटर पर सेकंड होता है। अल्कोहल में ध्वनि का चाल 1213 मीटर पर सेकंड होता है। और लोहा में ध्वनि का चाल जो है 5130 मीटर पर सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा लोहा में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज तार को जो है गर्म तार एवं जीवित तार की श्रेणीबद्ध में लगाया जाता है। अब याद रखिए, विद्युत परिपथ को गर्म तार और जीवित तार के बीच में लगाया जाता है और ये श्रेणी क्रम में रहता है। बात करें फ्यूज जो लगाया जाता है, फ्यूज तार ये सीसा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। काफ़ी बार पूछा गया है, फ्यूज जो है किस धातु का मिश्रण होता है, सीसा एवं टीन का मिश्र धातु का होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है पहले देख लेते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। देख लीजिए, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना ये भी सही है। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि को विकार को अधिक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी चालक का तार के तापमान में होने वाले प्रतिरोध को जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, देखिए नौसादार और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं। तो नौसादार और नमक के मिश्रण को जो है किस विधि से अलग करते हैं, तो ये ऊर्ध्वापतन विधि से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है। तो संपीड़नों का निर्माण जो है उस स्थान से होता है जहां वायुदाब का मान जो है उच्च होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति के अवधारणा से परिवर्तन है। तो मुद्रा आपूर्ति का संबंध जो है किस समिति के द्वारा दिया गया था। तो ये YV रेड्डी समिति के द्वारा दिया गया था। ये जो थे RBI के गवर्नर थे। बात करें इसका गठन जो है 1998 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को दिया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1998-99 ईस्वी में किया गया था और साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो ये योजना 2013-14 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत में मुद्रा निर्गम हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो मुद्रा निर्गम के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई थी। पहले जो था अनुपातिक कोष प्रणाली था 1956 तक। 1956 में इसका नाम बदल के जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कर दिया गया है। ये RBI के द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन है। तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध जो है ये आयकर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए 95, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में प्रथम विशेष क्षेत्र SEZ की स्थापना जो है ये कंडला में किया गया था। कंडला जो गुजरात में पड़ता है। देखिए SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। बात करें 1965 में इसकी स्थापना की गई थी EPZ के नाम पे, जिसे निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहा जाता है। इसका नाम बदल कर ही SEZ कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ का आंसर बता देते हैं आपको, इसको आप लोग बना के चेक करिएगा। जब आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम पे तो इसको बना के आप लोग चेक करिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 97 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा और 99 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा और 100 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इसे बना के आप लोग चेक करिएगा। आपको टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।